Good evening, everyone. Welcome to one more knowledge-filled session of Physics Unveiled. Today, we are going to understand the concept of differentiation and their application in class 11 physics. In our last two sessions, we had dealt about sine and cosine rule and graphs and function and their importance. If you have not seen those videos, I'll put the link in the description box of this particular session. Else you will go to our playlist and play all useful video for your classes. So let us dive into the subject without wasting more time. So here I just use a template having a chalk and duster. So we have to understand that why this topic is so much important for understanding physics. Physics में ये particular topic इतना important क्यों है? क्या इसके बिना हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं? जैसे कि हमने आपको ग्रेजुअली सारे के सारे कोर्स में पढ़ाया था कि जैसे हमने साइन एंड कोसाइन रूल पढ़ाया, तो वो आपको एक काइंड ऑफ बर्निंग स्पेस दिया जहां पर बेसिकली आप फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को बिना वेक्टर्स के यूज के डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह ग्राफ्स एंड फंक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया तब आपने देखा कि मोशन इन वन डायमेंशन के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो कि ग्राफ्स एंड फंक्शन के यूजेस से आप सिंपली बना सकते थे। इसी तरह ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका इस्तेमाल तो फिजिक्स में इतना है कि मैं बता नहीं सकता हूँ इन शॉर्ट। ठीक है, तो हम एक देखते हैं, एक प्रॉब्लम के थ्रू से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि अभी तक हम लोग करते आए हैं। सो यू सी आई जस्ट पोस्टेड ए प्रॉब्लम। हम इस प्रॉब्लम में वापस आएंगे जैसे कि आज तक हमने अपने पिछले पास्ट वीडियोस में किया था कि पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर हम प्रॉब्लम्स में आते हैं। तो ये प्रॉब्लम सिंपल है कि एक चीता जो है एंटीलोप को पकड़ना चाहता है और चीता की पोजीशन दी हुई है ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। ये ऑब्जर्वर जो है हमारा इस जीप में है, तो चीता की जो इक्वेशन दी हुई है वो आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन दी हुई है 20, चीता की मोशन की इक्वेशन दी हुई है 20 मीटर प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसी के बेसिस पे कहा गया है कि आप चीता का डिस्प्लेसमेंट निकालिए, इस टाइम से इस टाइम के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए। देखिए इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बड़ा अजीब सा दिया हुआ है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t1 इक्वल टू 1 सेकंड बाय टेकिंग del t इक्वल टू 0.1 सेकंड एंड del t इक्वल टू 0.01 सेकंड एंड del t इक्वल टू 0.001 सेकंड। तो ये सब क्या है, कैसा है? फिर एक और चीज बोला गया है कि ड्राइव एंड जनरल एक्सप्रेशंस फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, vx का वैल्यू निकालना है t इक्वल टू 1 सेकंड एंड 2 सेकंड में। तो हम इस प्रॉब्लम को वापस से रिविजिट करेंगे, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो हम अगर सॉल्व करना भी चाहे या मैं सॉल्व भी कर दूं तो आपको कुछ समझ कोई फायदा नहीं होगा। तो लेट अस स्ट्रेट डाइव इनटू द सब्जेक्ट, ओके, सो दैट कि आप ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, ना कि मैं निकालूं। ओके, सॉरी, लास्ट स्लाइड। तो आज जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कैलकुलस जो है बेसिकली आपके क्लास 12 का सिलेबस है, लेकिन हम क्लास 12 के इस सिलेबस में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, पहला है डिफरेंशिएशन जिसको कि आज हम डील करेंगे, दूसरा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को देखने से लग रहा है, सुनने से लग रहा है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू असेंबल, आप इंटीग्रेट करें। मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। सिंपल सी बात है, ब्रेक इनटू स्मॉल पीस। कोई बड़ी चीज हो उसको आप तोड़ दें तो वो डिफरेंशिएशन हो जाएगी। इन्हीं बड़ी चीजों को आप जोड़ दें, कंबाइनिंग स्मॉल पीसेस, कंबाइनिंग स्मॉल पीसेस टू बेक। ओके, मतलब इंटीग्रेशन जो है बेसिकली कुछ नहीं है, ये इसका इनवर्स है ना, ये इनवर्स है, रिवर्स बिल्कुल। इसमें अगर तोड़ते हैं तो इसमें हम जोड़ते हैं। तो बेसिकली आज हम जोड़ने पे नहीं ध्यान देंगे, आज हम तोड़ने पे ध्यान देंगे कि तोड़ते कैसे हैं चीजों को। ठीक है, और इस तोड़ने का फिजिक्स में क्या फायदा होगा हमें, क्या तोड़ के हम कुछ बना पाएंगे? बाकी कुछ मत तोड़ो, सिर्फ फंक्शंस तोड़ो, रिलेशंस तोड़ो, बट रियलिटी में लाइफ में किसी का कुछ मत तोड़ो।
ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, देखिए ये मान लीजिए मेरा x है, ये y है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। P एंड Q दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q जो है वो है x2 y2। ओके, ये P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स है। ओके, तो जब x1 y1 में बोल रहा हूं तो बेसिकली x1 का क्या मतलब है, x1 का मतलब है कि यहां से यहां तक x1 होगा, ये y1 होगा। x2 y2 का क्या मतलब है, x2 y2 का मतलब है कि यहां से यहां तक x2 होगा और ये y2 होगा, राइट। तो ये अगर हम एंगल, ये अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दे PQM में, ट्राइंगल PQM में, और इसको अगर हम थीटा बोले तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा QM बाई PM, राइट। तो QM की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए यहां से यहां तक y1 है, ये y2 है, तो ये सिर्फ इतना कितना बच जाएगा, y2 माइनस y1 बच जाएगा। सिमिलरली अगर ये x2 है, ये x1 है, तो ये कितना बच जाएगा, x2 माइनस x1 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज tan थीटा, राइट। अब वापस से देखें कि थीटा है क्या वैसे। तो थीटा अगर मान लीजिए ये इंक्लाइंड है, ये एंगल है ना, ये ट्राइंगल है ना PQM, तो इस ट्राइंगल में ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको खड़ी भाषा में क्या कह सकते हैं कि ये ढलान, ठीक है, ये ढलान वाली सरफेस है, ठीक है, तो ये स्लोप है, इंग्लिश में इसको स्लोप बोल सकते हैं, एंगल ऑफ स्लोप। ये स्लोप का एंगल में जनरल भाषा में लेमन लैंग्वेज एंगल बोल सकते हैं, एंगल ऑफ स्लोप। कि स्लोप जो है ढलान है, ढलान का एंगल है, इंक्लिनेशन है, तो इसको हम कह रहे हैं स्लोप। tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर इफ स्लोप को हम m से दिखाएं, इफ स्लोप इज रिप्रेजेंटेड एज m, आप बोलेंगे m से क्यों दिखाएंगे, ABCD से क्यों नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तो फिलहाल उसका रीजनिंग तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप फिलहाल m ले लें। तो अगर ये स्लोप इज रिप्रेजेंटेड एज m, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हो जाएगा, राइट। इसको आप ध्यान रखें, या tan थीटा ध्यान रखें, स्लोप ध्यान रखें, जो भी है। ओके, इससे हमें थोड़ा सा कुछ फायदा होगा, क्या फायदा होगा, कैसा फायदा होगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे को जस्ट एक डायग्राम देख के बताएं, जैसे कि ये एक डायग्राम है और ये एक डायग्राम है, इन दोनों में अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल मान लीजिए बीटा है, तो क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, है ना, देखने से लग रहा है ना। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ, मान लीजिए ये 2 है, ये 1 है, तो स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1, ठीक है, कह सकते हैं ना। तो स्लोप बेसिकली यही है कि आपका जो एंगल है उसी को स्लोप कह रहे हैं। ओके, अब ये एक चीज देखें कि स्लोप है क्या एग्जैक्टली, आप प्रोसेस को इरेज करें, यहाँ तक तो मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, tan थीटा वाला, इसको रहने देता हूँ, चलिए। अब चलिए इसको स्लोप को समझने की वापस से कोशिश करते हैं कि स्लोप है क्या बेसिकली, ठीक है। तो जब मैं स्लोप की बात कर रहा हूं, तो स्लोप में हमने ये देखा कि स्लोप जो है वो आपका y2, मतलब स्लोप का मतलब जो मैंने लिखा यहाँ पे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे,
इसको वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं कि डिफरेंस इन y बाय डिफरेंस इन x। ओके, और इसको अगर लेमन में लिखे तो हम लिख सकते हैं डिफरेंस इन हाइट बाय डिफरेंस इन बेस। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इस डिफरेंस इन y एंड डिफरेंस इन x का ही पूरा खेल है जिसको हम आगे जाके डील करेंगे। ओके, तो फिलहाल मैं इरेज कर रहा हूँ और कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और चूंकि मैंने आपको बता दिया कि अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो मैं बहुत सारा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैथ्स के, वो तो डील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर डील कर लेंगे कि हम इसको समझ जाएं और फिजिक्स में कम से कम मिनिमम अप्लाई कर लें। ओके, तो बाकी जब आपका क्लास 12 का सिलेबस चालू होगा, उसके बाद भी अगर आपको मैथ्स में कोई इश्यू होता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला है, तो कुछ कुछ एरिया पे ऐसा है कि जहां पर बेसिकली मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टाइम तो जितना हो पाएगा उतना से ही कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब और एक कर्व देखते हैं। अभी तक जो हमने लास्ट जो कर्व देखा था वो स्ट्रेट लाइन था, एक कर्व और देखते हैं। मान लीजिए एक कर्व ये है, अब P मेरा अब यहाँ पर है और Q मेरा यहाँ पर है। ठीक है, सेम है, P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। सेम जो लास्ट टाइम था वही है, एक कोऑर्डिनेट है। ओके, अब देखिए इस P और Q को अगर मैं जोड़ दूं एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये कर्व के लिए PQ को क्या कहेंगे? इस कर्व के लिए तो PQ को हम कह सकते हैं PQ इज इधर कॉर्ड और सेकेंड ऑफ कर्व कहते हैं ना। आपने देखा होगा कि ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, सॉरी सर्कल ड्रॉ किया, इसको क्या कहते थे? कॉर्ड कहते थे ना, या सेकेंड कहते थे। इसको सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सा जो कि आपके डायमीटर से क्रॉस होता था, उसको कॉर्ड कहते थे। तो बेसिकली कॉर्ड है या सेकेंड है, जो भी है ना, तो हम यही लेके चल रहे हैं। तो अब अगर हम इसको अगर ऐसे ड्रॉ करें, सेम ट्रायंगल ड्रॉ करें जैसे हमने लास्ट फिगर में किया था, अगर आपको वो फिगर याद नहीं है तो आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये PQM है, तो इस टाइम में अगर हम टेन थीटा करें तो टेन थीटा क्या आएगा? QM बाई PM, एंड QM बाई PM फिर से यही होगा। अगर ये आपका x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो ये डिस्टेंस जो होगा ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस जो है x2 माइनस x1 हो जाएगा। इसको वापस से हम लिख सकते हैं सेम जैसे हमने लिखा था, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। जैसा कि हमने बताया था कि टेन थीटा को हम स्लोप कहते हैं, तो स्लोप यहाँ पर आ गया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। लेकिन इस बार ये स्लोप किसका आया है? इस बार ये स्लोप किसका आया है? इस बार ये स्लोप आया है इस सेकेंड का। तो स्लोप ऑफ सेकेंड, ठीक है, स्लोप ऑफ सेकेंड आया है बेसिकली आपको। सही, क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा और फाइन करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, डिफरेंस इन y एंड डिफरेंस इन x है। पहले हमने लास्ट फिगर में हमने स्ट्रेट लाइन लिया था, इस टाइम में हमने एक कर्व लिया है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम डील कर रहे हैं वो सेम ही डील कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं एक चीज और। सेम फिगर, अगर ये P को अगर मैं सामने कर दूं, Q के सामने कर दूं, ठीक है, तो ये जो हाइट होगी, ये हाइट की कम हो जाएगी। अगर मतलब क्या बोल रहा हूं, इफ P and Q are
drawn closer to each other, drawn closer to each other. ठीक है, तो अगर क्लोजर टू ईच अदर लेके आएंगे, ये P एंड Q को मैं ऐसे ऐसे एक दूसरे के सामने लेके जा रहा हूँ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। देखिए y2 की हाइट कम होती जाएगी, x2 की हाइट ये कम, x2 की x1 की जो डिस्टेंस है बढ़ता जाएगा, ठीक है, x2 भी बढ़ता जाएगा, लेकिन डिफरेंसेस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो ये जो एंगल है अभी ये P एंड Q अभी भी सेकेंड है, मतलब दो कर्व को कट कर रहा है, और थोड़ा सामने कर दें, ठीक है, तो अभी भी क्या होगा, कहने के कट कर रहा है। इफ P and Q are drawn closer, then लेंथ ऑफ सेकंड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, पहला बात तो, ठीक है। चलिए ये तो दिख रहा है कि अगर इन दोनों को सामने कर देंगे तो ये आपका डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और क्लोज कर दें, एक और फिगर ड्रॉ करते हैं, एक और फिगर ड्रॉ करते हैं। और ये P को ले लिया यहां हमने, और जस्ट Q यहां ले लिया, ओके। चलिए इसका कलर चेंज कर, ये कर्व था और ये मेरा पॉइंट P था, और ये मान लीजिए पॉइंट Q था। अब एकदम सामने कर दिया, और सामने कर दिया कि एकदम ऑलमोस्ट सट ही जाए दोनों। तो अगर ये दोनों ऑलमोस्ट सट जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस मान लीजिए बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, ये जो दोनों के जो डिफरेंस है ये बहुत स्मॉल बचे, हाइट का भी जो है गैप ये भी बहुत स्मॉल है। तो जो हाइट की डिफरेंस है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल, इफ P एंड Q आर ड्रॉन क्लोजर टू द लेंथ ऑफ सेकंड तो डिक्रीज करेगा ही करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि डेल एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब x2 माइनस x1 वो भी डिक्रीज करेगा, और वर्टिकल डिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा, y2 माइनस y1 ये भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। देखिए ये अगर धीरे धीरे सामने आएगा तो ये नीचे घटेगा ना, ये डिक्रीज करेगा ना, और ये अगर सामने आएगा, इसके Q के सामने आएगा तो ये भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर दो पॉइंट को मैं सामने करता जाऊं तो दोनों का x का डायरेक्शन एंड y का डायरेक्शन डिक्रीज होगा और सामने आते जाएंगे। तो P और Q मान लीजिए, अगर एक तीसरा कर्व मैं ड्रॉ करता हूं, ये मान लीजिए कि P और Q जो है मान लीजिए एक दूसरे को ओवरलैप कर गए, ये P था और इसके ऊपर में मान लीजिए एक Q चढ़ गया, ये P था और ये Q था, अब चढ़ गया, तो क्या आप सेकंड ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं जो कि एक पॉइंट पर टच करता है, इसको हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। और अभी तक क्या था, ये सेकंड था, तो ये एंगल हो गया। अब हमने क्या बोला कि P एंड Q बिल्कुल ओवरलैप नहीं है, लेकिन इतना क्लोज है कि पता नहीं चल रहा है ऐसे दूर से, ठीक है। तो यहां भी इसका मतलब x और इसके बीच कुछ डिस्टेंस होगा, y के बीच बहुत डिस्टेंस होगा, है ना। तो इसको हम लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं वापस से। ये सिर्फ इमेजिनेशन का है, सिर्फ अगर थोड़ा सा इमेजिन कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एक स्लोप में एक मैंने कर्व ड्रॉ किया था, और उस कर्व में एक कर्व छोड़ रखा है मैंने P एंड Q का। आप देख रहे हैं कि P एंड Q को एक दूसरे को पुल करता जा रहा हूँ। तो अगर मैं पुल करता जाऊंगा तो P और Q सामने आता जाएगा, जब सामने आता जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P एंड Q एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। मान लीजिए ये x2 माइनस x1 का वैल्यू इतना स्मॉल हो गया, is very small if P and Q are drawn so close to each other
each other such that difference of x2 minus x1 is very little. वेरी लिटिल, कितना लिटिल वो बताऊंगा मैं, वेरी लिटिल। इस वेरी लिटिल को हम लिख रहे हैं डेल्टा एक्स, इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा। जब मैं डेल्टा लिख दूं तो मतलब समझ लीजिए कि दो क्वांटिटी का डिफरेंस बहुत स्मॉल है। डेल्टा मतलब मैं समझ के चलिए इसको फिलहाल स्मॉल, वेरी स्मॉल। ओके, तो फिर y2 माइनस y1 भी बहुत स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं डेल्टा y। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था अभी तक हमारा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कब, जब x2 x1 सब डिफाइंड था। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि ये डिफरेंस इन y एंड डिफरेंस इन x है, तो इन केस ऑफ टेंजेंट, इन केस ऑफ सेकेंड तो ये स्लोप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये सेकेंड है तो ऑब्वियसली एक्स वाई पता चल रही थी, तो ये स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ सेकेंड हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसको बहुत क्लोज कर दूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं, डेल वाई बाई डेल एक्स। ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर, तो ये आप ध्यान रखें, जब तक मेरा दो कोऑर्डिनेट इंडिविजुअल था, अलग अलग था, डिफरेंशिएबल था, मतलब कि अलग से आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, तब तक हम y2 और y1 को माइनस कर सकते थे। लेकिन जैसे ही दोनों पॉइंट इतने क्लोज आ गए कि ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहे हैं और मुझे पता नहीं चल रहा है कि y2 कहाँ है, y1 कहाँ है, तो डिफरेंस अगर बहुत स्मॉल हो गया, उस स्मॉल डिफरेंस को मैंने डेल्टा लिया, डेल्टा y एंड डेल्टा x। ओके, अब ये स्मॉल कितना स्मॉल होगा इसके लिए हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमें समझ में आना चाहिए जो मैं आपको बता रहा था कि जब हम बहुत स्मॉलेस्ट डिफरेंस की बात करते हैं तब हम डेल्टा फैक्टर यूज कर, डेल्टा वाला जो साइन है वो यूज करते हैं। ओके, अब इसको वापस से इरेज करके एक बार सम ऑफ कर देते हैं। आप इसको नोट कर डालें, आई थिंक नोट कर लिया होगा। चलिए इसको यहीं रहने देते हैं, नोट कर। इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई होप अभी तक जो आपने हमारा सेशन देखा होगा, हमने हमेशा कोई भी चीज को काफी इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक हमारा कर्व है सच दैट कि P एंड Q पॉइंट एक दूसरे को अगर ओवरलैप करने लगे तो हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, और इस टेंजेंट का अगर ये एंगल निकालना है स्लोप, तो m इक्वल टू योर tan थीटा ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम कह सकते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स। अब समझिए डेल वाई डेल एक्स कितना स्मॉल है। कोई बोले कि डेल्टा कितना स्मॉल है, इट इज हाउ मच स्मॉल, हाउ मच स्मॉल, ये कितना स्मॉल है। बार बोल रहे हैं बहुत स्मॉल रह गया, बहुत स्मॉल रह गया, कितना स्मॉल रह गया। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 1 से 0 को माइनस किया, क्या आएगा, 1 आएगा, आपको बिल्कुल पता चल रहा है। अच्छा, 1 से 0 को ऐड किया तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मतलब 1 0 के 0 से साथ में अगर 1 को ऐड कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1 आ रहा है, राइट, मतलब ऑलमोस्ट क्या 1 ही आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए 1 को हम 0.1 से मल्टीप्लाई 0 पॉइंट इससे करते हैं 9 से, ओके, तो कितना होगा 1.09, सॉरी 0.1 से 1.01, 9 तो बड़ा हो जाएगा। और करते हैं मान लीजिए 0.01, तो कितना हो जाएगा 1. ये तो 1.1 हो गया, सॉरी ये 1.01 हो गया। इस तरह मान लीजिए हम करते जाएं, जोड़ते जाएं, और मान लीजिए इस बार हम बहुत ज्यादा जीरो ले लें, बहुत सारा जीरो, तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, इतना सारा जीरो के बाद फिर 1 लिखेंगे।
मतलब आप देखिए, अगर इन दोनों क्वांटिटी को इन दोनों क्वांटिटी को कंपेयर कीजिए, तो 1 जो है वो बहुत ज्यादा है इस क्वांटिटी से। 0.0000000 जो हम लिख रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली कितना इसका आंसर आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि हम इस डिजिट को छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस डिजिट को हम छोड़ सकते हैं। तो जब हम स्मॉल या ग्रेटर की बात करते हैं कि इतना स्मॉल है, जब मान लीजिए हम बोलते हैं कि y इज वेरी स्मॉल, तो y इज वेरी स्मॉल का मतलब, मान लीजिए y इज वेरी स्मॉल देन x, मान लीजिए ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि y जो है x से इतना स्मॉल है, या x y से इतना बड़ा है कि इसको जोड़ने से या माइनस करने से x में कोई खास डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब मैं y, मान लीजिए कि y में वो डेल y जोड़ दूं, तो ये अप्रोक्सीमेटली y ही होगा, इतना y बड़ा है। मतलब डेल y जो है y से इतना छोटा है कि अगर y में आप डेल y जोड़ दें तो ऑलमोस्ट y ही आएगा, या डेल x में या x में डेल x जोड़ दें तो ऑलमोस्ट x आएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वेरी स्मॉल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेल x का कॉन्सेप्ट मैंने इतना सामने कर दिया कि डिफरेंस ऑलमोस्ट आपको पता ही नहीं चल रहा, 2 पॉइंट का ओवरलैप सब हो रखा है। मतलब दोनों एक ही कोऑर्डिनेट को टच कर रहा है, ना कि 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेट को टच कर रहा है देखने से। ठीक है, आइडियली एक डेल एक्स का है वहां पर क्वांटिटी, लेकिन डेल एक्स इतना स्मॉल हो चुका है कि डेल एक्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे हम थोड़ा सा फर्दर परस्यू करेंगे भी। अब हमने एक चीज अभी बोला कि x को अगर हम डेल एक्स से जोड़ें तो x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, x ही हो जाएगी। मतलब इतना सामने देखिए, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इक्वल नहीं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट इक्वल कर रहा हूँ, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली ऑलमोस्ट इक्वल, अगर इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि x में अगर हम 0 जोड़े तो x हो जाता है। तो डेल x की वैल्यू कितनी है, डेल x की वैल्यू इतनी है कि अप्रोचेस टू 0। तभी हो सकता है ऐसा कि डेल एक्स, इसका मतलब इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें कि पहला इक्वेशन हमने बोला कि x में हम डेल एक्स को जोड़ते हैं तो ऑलमोस्ट x आता है, और हम ऐसा नॉर्मली जानते हैं कि अगर x में 0 जोड़ेंगे तो x आएगा। तो इसका मतलब अगर x, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डेल एक्स जो है इट्स ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू 0 बट नॉट 0, इसीलिए हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन ना लगा के ऐसा लगा रहे हैं। तो इसी चीज को हम लिखते हैं, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 को लिखते हैं लिमिट, इसको लिखते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, x कितना छोटा है कि डेल एक्स इतना छोटा है कि x में अगर उसको x में जोड़ दें या x में माइनस कर दें तो x में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब ये दोनों साइड होगी, मतलब अगर x प्लस डेल एक्स जोड़े तो भी मेरे को x आना चाहिए, और x में डेल एक्स माइनस कर दें तो भी हमको x आना चाहिए। तो ये दोनों साइड वैलिड होना चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड, मतलब कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, देयर हैज टू बी ए कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं कि x प्लस डेल एक्स की तो x आया, x माइनस डेल एक्स की तो बहुत छोटा हो गया, x से बहुत छोटा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता दोनों। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 0 से अप्रोच कर रहा है। दिस इज, जब हम लिमिट कह रहे हैं, मान लीजिए अगर हम इसे कहते हैं कि अगर हमने ऐसे लिख दिया x टेंड्स टू 1, लिमिट ऐसा लिखा हुआ है, तो अब क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि डेल एक्स अप्रोचेस टू 1। ठीक है, तो जहां कहीं भी अगर आप लिमिट देखें ऐसे लिखा रहे या एल टी ऐसे भी लिखा रहता है, जो मैंने नीचे दिखाया है, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है और इसका मतलब पूछे तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब होगा कि डेल एक्स इतना स्मॉल है कि ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू 1 है। तो 1 नहीं है ये, जैसे 1 पॉइंट हो सकता है कि 0.0000000000000 ऐसे करके 1 हो, या तो 0.00000 माने कि ऐसे करके 99 तक हो। ठीक है, ऐसा हो, मतलब दोनों साइड में ले रहा हूं।
ओके, इधर भी ले रहा हूँ, इधर भी ले रहा हूँ, कंटिन्यूटी के साथ में। ओके, तो क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कंटिन्यूटी वाला बात है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो अभी तक हमने क्या बोला कि डेल एक्स का मतलब, डेल एक्स जो है स्मॉल है, कितना स्मॉल है, कोई पूछा तो क्या आंसर देंगे? तो इतना स्मॉल है कि उसको, उस जिस क्वांटिटी से उसको जोड़ा जा रहा है या माइनस किया जा रहा है, उस क्वांटिटी में कोई खास चेंजेस नहीं आ रहा है। तो जब हम लिख रहे हैं डेल वाई बाई डेल एक्स, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट हम कहाँ खींचते हैं? कर्व में। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ए कर्व, राइट? अभी था ना, यहाँ पे आपने देखा होगा, ये हमने ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये थीटा ड्रॉ किया, तो इसको हमने क्या लिखा था अभी? स्लोप को डेल वाई बाई डेल एक्स लिखा था पिछले, अपने पिछले इसमें पार्ट में। ठीक है, तो अगर हम इसको लिमिट यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, अगर इसी एक्सप्रेशन लिखते हैं कि x कितना स्मॉल है, तो x मान लीजिए बहुत स्मॉल है, ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू 0, तो इसी डेल, इसको यहाँ लिखते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स, कि x को जोड़ने में और x को माइनस करने में कोई फर्क नहीं पड़े, तो इसी चीज को हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इसका डिफाइन करेंगे, इसको dy बाई डी एक्स को हम क्या क्या चीज बोल सकते हैं? dy बाई डी एक्स को बोल सकते हैं स्लोप ऑफ कर्व at a point geometrically, और टेंजेंट ड्रॉन। और क्या लिख सकते हैं? बोल सकते हैं चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और क्या लिख सकते हैं? और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएटिंग y, differentiation of y with respect to x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें। ठीक है, टेक ए पॉज, नोट इट डाउन। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे समझने के लिए। ओके, नोट कर लिया? तो मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। लिमिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? लिमिट हम जब बोलते हैं तो लिमिट, जिस क्वांटिटी में हमने लिमिट लगाया, उस लिमिट जहां तक वो क्वांटिटी है, उसका मतलब वहां तक का अप्रोच कर रहा है। मतलब उसको अगर जोड़ेंगे तो ओरिजिनल क्वांटिटी में कोई तरह का चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, वो क्वांटिटी उसको अप्रोच कर रही है, अप्रोचिंग है वो, अप्रोचिंग। जैसे डेल एक्स टेंस टू 0 के, तो मैंने कि वो डेल एक्स जो है अप्रोचिंग टू 0 है। ओके, okay, now let's have some queries। suppose y equal to x square है। चलिए पहले इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x y, 0 तो 0, 1 तो 1, 2 तो 4, 3 तो 9, -1 1, -2 4, -3 9। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं। तो अगर इस कर्व को मैं ड्रॉ करूं, तो 0 पे 0 आया, 1 पे 1 आया, -1 पे 1 आया, 2 पे 4 आया, -2 पे भी 4 आया, 3 पे 9 आया, -3 पे भी 9 आया। फ्री हैंड ड्राइंग कर लेते हैं। ठीक है, एक पैराबोला टाइप का बन गया कुछ।
मुझसे कोई ये बोलता है, मान लीजिए मुझसे कोई बोलता है फाइंड स्लोप ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 2। मान लीजिए ये मेरा टू था, 2 पे मेरे को बोल रहा है कि स्लोप निकालिए। तो स्लोप निकालने क्या करना पड़ेगा, हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये एंगल मेरे को निकालना है, तो टू स्लोप व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है, ऊपर हमने बताया था डेल वाई बाई डेल एक्स, और अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब इन शॉर्ट मुझको उसने क्या बोला है कि आप डेरिवेटिव निकाल के बताइए, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए और फिर उसमें एक्स का वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो आपको स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो काफी टफ टफ लग रहा है सुनने से, लेकिन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूँ या बहुत स्लो बोल रहा हूँ, या उसकी ये आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सुधार की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें जरूर बताएं, हम जरूर कोशिश करेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना हमारा, तो हमने क्या बोला कि जब हम टेंजेंट में ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट में 2 पॉइंट कहाँ होता है, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था, तो टेंजेंट में 2 पॉइंट क्या होता है, ऑलमोस्ट क्लोज, अप्रोचिंग ईच अदर बताया था। अभी क्या करेंगे, y में एक क्वांटिटी जोड़ देते हैं डेल y। डेल y कितना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि y में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो मेरे को x में भी जोड़ना पड़ेगा डेल x। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हमको निकालना क्या है, बेसिकली डेल वाई बाई डेल एक्स निकालना है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इन दोनों को माइनस करते हैं, 2 माइनस 1 करते हैं, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हो गया डेल वाई रह गया, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डेल वाई बाई डेल एक्स निकालना है। तो डेल वाई डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डेल एक्स। डेल एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ हो गया डेल एक्स प्लस 2x, देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ओनली 2x बच जाएगा। अब हमने क्या बोला था कि डेल वाई बाई डेल एक्स को डी वाई बाई डी एक्स कब लिख सकते हैं, जब डेल एक्स का वैल्यू टेंस टू 0 हो जाए। तो इफ डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, अप्रोचेस टू 0 मतलब लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 अगर हम लेते हैं, तो डेल वाई बाई डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां पर 2x में डेल एक्स की वैल्यू अप्रोचेस टू 0 मतलब 0 मतलब 2x, तो dy बाई डी एक्स क्या निकल गया, 2x। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड स्लोप एट x इक्वल टू 2। तो dy बाई डी एक्स इस कर्व का क्या निकला है, इस कर्व का dy बाई डी एक्स निकला है 2x। तो x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 4, मतलब स्लोप की वैल्यू हो जाएगी 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अभी एक एक सॉल्व आप लोग करने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल सा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। नहीं मैंने ये मैं दूसरा वाला मैं ही सॉल्व करता हूँ, तीसरा आपसे पूछता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। याद है कि तरीका क्या है, तरीका ये है
कि आप दोनों तरफ एक स्मॉल क्वांटिटी से ऐड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, वो क्वांटिटी इतना स्मॉल है कि इस क्वांटिटी से उसके ओरिजिनल क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। लास्ट में आप डेल एक्स टेंस टू जीरो या जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप टेंस टू जीरो कर रहे हैं, अप्रोचेस टू जीरो कर रहे हैं और आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, और एक ये नोट डाउन जरूर करते रहा करें। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है मेरा, एक इक्वेशन और दे रहा हूं मैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब। सेम क्वेश्चन, फाइंड स्लोप एट x इक्वल टू 2। फिलहाल मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, आपको समझदारी तक आ जाएगी। 0 0 1 पे 1, 2 पे 8, 3 पे बताइए 27, -1 पे -1, -2 पे क्या हो गया -8 एंड -3 पे -27। ठीक है, 4 पे, ठीक है, तो सिमिलर है, 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, ओके, -1 पे 1 -1 है, ठीक है, इधर आ गया, ओके, क्लियर है। उसके बाद अच्छा एक मिनट, मुझे लग रहा है कि एक चीज मैं सॉल्व करते करते मुझे लगता है कि y इक्वल टू एक्स का कर्व हमने सही ड्रॉ किया है या नहीं किया था। फ्री हैंड ड्रॉ मैं वापस से ड्रॉ कर दूं, ऐसा ना हो कि वो एरर रह गया और आप लोग को लगा कि भाई कैसे ड्रॉ कर दिया मैंने। चलिए इसको वापस से ड्रॉ करता हूं। अभी मेरे को अचानक से स्ट्राइक हुआ कि मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, ये गलत तो ड्रॉ नहीं कर दिया। 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 4, -1 इक्वल टू 1, ओके। तो ये सही है, सही है, सही है, सही है। यहाँ देख के वैसे चलिए 1 था ना पॉजिटिव, अब हम बता नहीं रहे मेरे को आप लोग। हाँ, ये 0 0 है कोऑर्डिनेट है, ये 1 1 कोऑर्डिनेट है, ये -1 एंड 1 कोऑर्डिनेट है, -1 कोऑर्डिनेट है, फिर 3 एंड 27 है, 3 एंड 27 मान लीजिए कि 3 यहाँ हो गया तो 27 बहुत ऊपर हो जाएगा, 327 है, ठीक है। फिर उसी तरह 327 इधर आ गया, तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा कर्व होगा, राइट। ये y है, ये x है, ओके। चलिए अब आपसे ये कोई पूछ रहा है कि क्या वैल्यू होगा स्लोप का एट x इक्वल टू 2 पे। तो मान लीजिए ये x इक्वल टू 2 है, तो हमने क्या बोला है कि जब भी किसी कर्व का स्लोप निकालना तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। ये स्लोप हो गया, तो ये tan थीटा इक्वल टू हो गया क्या, tan थीटा इक्वल टू हो गया स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेसिकली, अभी हमने बताया था आपको, डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल एक्स कितना स्मॉल होता है, बहुत छोटा कि टेंजेंट बन जाए वो, इसलिए डेल वाई बाई डेल एक्स ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट टेंस टू जीरो। लिमिट टेंस टू जीरो जब हो जाता है तो क्या लिख सकते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ वापस सॉल्व करने के लिए। y इक्वल टू एक्स क्यूब है, y में एक छोटा क्वांटिटी ऐड कीजिए कि ताकि y में कोई चेंजेस नहीं हो। x में भी एक छोटा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं कि x में कोई चेंजेस ना आए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को माइनस करें, क्या हो जाएगा, y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब दोनों को ये करें, इसका क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए माइनस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कट गया, यहाँ वाई वाई कट गया, डेल वाई आ चुका है,
डेल वाई बाई डेल एक्स डिवाइड करें तो यहाँ पर हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर रहे हैं हम, फिर यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा 3 डेल एक्स इंटू एक्स। डेल एक्स की वैल्यू कितनी स्मॉल है, डेल एक्स की वैल्यू टेंस टू 0 है, तब जाके इसको हम यहाँ अगर हम लिखते हैं डेल एक्स टेंस टू 0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। तो अगर हम डेल एक्स की वैल्यू 0 पुट करते क्या आ जाएगा, ओनली 3x स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया 3x स्क्वायर। तो एट x इक्वल टू 2 क्या होगा, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 12, मतलब स्लोप क्या आ जाएगा 12। तो आप देखिए जब मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो dy बाई डी एक्स कितना आया था 2x, और जब y इक्वल टू एक्स क्यूब था तो dy बाई डी एक्स कितना आया था 3x स्क्वायर। तो इसी के बेसिस पे हम एक पावर रूल लिख सकते हैं, एक पावर रूल लिख सकते हैं। पावर रूल आपका ये कहता है कि अगर y इक्वल टू एक्स के पावर n है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा n x n माइनस 1। n की वैल्यू अगर 3 है तो देखिए 3x 3 माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। ओके, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू x4 दिया हुआ है तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे 4x 4 माइनस 1 तो 4x क्यूब। तो फंक्शन क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, पहले x4 था x क्यूब हो गया, तो डिफरेंशिएट कर दिया हमने, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करें। मैं कोशिश करूंगा कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन के मैक्सिमम जो ये हैं क्या कहते हैं फॉर्मूलाज हैं वो आपको बता दूं, ठीक है, लेकिन जो सॉल्विंग है वो आप अपने से करें, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लें, क्योंकि पूरा अगर चैप्टर में पढ़ाने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि फिजिक्स ही चालू नहीं कर पाएंगे और यही पढ़ाते रह जाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, कि क्या मतलब होता है ये हम समझ जाएं, ठीक है। बाकी रूल्स में समझा दूं एंड उसके बाद हम सीधे स्ट्रेट जंप टू फिजिक्स में आ जाए, क्योंकि हमारा फिजिक्स का सिलेबस भी अपने आप में बहुत बड़ा है 11th का। चलिए एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं, y इक्वल टू 3, फाइंड स्लोप। टेक ए पॉज फॉर 5 सेकेंड्स एंड सी। तो अगर समझ में ना आए तो हम लोग वापस उसको रिवाइज करेंगे, नहीं तो मुझे लगता नहीं कि आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। ओके, मुझे तो सॉल्व कर लिया होगा। पहले देखिए y इक्वल टू 3 किस तरह का इक्वेशन है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू इक्वेशन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है एक तरह से। तो अगर y इक्वल टू 3 ड्रॉ करना है कर्व में y x में, तो पहले तो x पे डिपेंडेंट ही नहीं है, x का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो y इक्वल टू 3 तो ऐसे ऐसे ड्रॉ होगा बेसिकली। मान लीजिए 0 3 है, तो ये क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा 0, मतलब dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका 0, मतलब y इक्वल टू अगर कोई कांस्टेंट है, कोई भी फंक्शन इक्वल टू अगर कांस्टेंट है और इसका अगर मान लीजिए कि dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला जा रहा है तो ये वैल्यू आएगा 0। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ dy बाई डी एक्स, आप कंफ्यूज ना करें। मान लीजिए कि आपका फंक्शन दिया हुआ है g इक्वल टू 2m स्क्वायर, तो यहाँ g किस पे डिपेंडेंट है, g डिपेंडेंट है m पे, तो क्या निकालेंगे यहाँ पे dg बाई dm, यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं निकालेगा, यहाँ पे निकलेगा dg बाई dm, क्योंकि यहाँ पर g जो है m पे डिपेंडेंट है। क्योंकि अभी तक मैं जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट y और x के बीच में कर रहा हूँ, इसलिए dy बाई dx लिख रहा हूँ, तो कंफ्यूज ना करें कि dy बाई dx ही यूनिवर्सल है, ठीक है।
हम अगर एक फंक्शन के टर्म में सोचे तो अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, जब हम एफ एक्स बोलते हैं तो इसका मतलब हम ये सोचते हैं कि ये y इक्वल टू एफ एक्स है, राइट। अगर मान लीजिए मैं बोलता नहीं y इक्वल टू एफ एक्स नहीं है, g इक्वल टू एफ एक्स है, तो आप यहाँ पर dg बाई डी एक्स निकालेंगे, मतलब जो दिया हुआ है इसके हिसाब से निकालेंगे, ये नहीं कि dy बाई डी एक्स हर जगह निकाल रहा है जहां पर दिया हुआ भी नहीं है। ओके, चलिए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, एक और थोड़ा सा डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद मैं सिर्फ डेरिवेटिव्स के रूल्स बता दूंगा। एक और डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी y इक्वल टू साइन एक्स। कैसे करेंगे y इक्वल टू साइन एक्स? वापस से प्लॉट करते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। x है, ये y है, x 0 साइन 0 0, ठीक है। अब इसको एंगल में लेना पड़ेगा ना बेसिकली, तो 0 हो गया, फिर लीजिए आप 45 ले लीजिए या 30 ले लीजिए, 30 डिग्री ले लीजिए, तो अगर साइन 30 लेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 ले लीजिए तो 0 हो जाएगा, साइन 180 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस 90 -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगेन, ठीक है। फिर चलिए इतने से ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं क्या आता है, देखते हैं उसके बाद पता चलेगा। अगर मान लीजिए कि ये y है, ये x है, ये मेरा 0 है, ये 180 है, या पाई है, ठीक है। पाई अगर इतना होगा तो 2 पाई में भी उतना ही आएगा, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर 0 है तो 0 हो गया, पाई है तो पाई हो गया, ठीक है। साइन 30 पे हाफ हो गया, मान लीजिए इधर ही है 0 टू पाई के बीच में, तो मतलब कुछ ऐसा कर्व आएगा, राइट। आगे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं इतने ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके चलिए, ऐसे अगर ऐसे ड्रॉ करें तो ऐसे से आएगा, लेकिन छोड़िए इसको, मैंने यहाँ से यहाँ तक निकाला है 0 0, और फिर बाकी जैसे साइन 90 लेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 अगर साइन 90 इज 1, यहाँ हमने गलती की, आपने किसी ने बताया भी नहीं, ये 1 मैक्सिमम वैल्यू, ओके। फिर 80 बाई 0, तो ये मान लीजिए 90 है आधा पे, पाई बाई 2 आधा है तो 1 हो गया, ओके। तो इस तरह का कर्व घूमा। मान लीजिए मुझसे कोई कहता है फाइंड स्लोप एट x इक्वल टू पाई बाई 2, तो देखिए अगर ये मेरा कर्व था, x इक्वल टू पाई बाई 2 ये था, ये पाई था, ये 0 था, ठीक है। ऐसे लिया था ना हमने, 0 पाई बाई 2 पाई, ठीक है। फिर ये 2 पाई हो जाएगा, इस तरह बढ़ता जाएगा। मान लीजिए ये y, तो पाई बाई 2 में क्या आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट कैसा आ रहा है, स्ट्रेट, स्लोप कितना आएगा 0, तो ये प्रूफ भी होना चाहिए। लेट अस सी y इक्वल टू, मैंने क्या बोला, y में एक छोटा क्वांटिटी जोड़िए, x में भी जोड़ना पड़ेगा एक छोटा क्वांटिटी, x प्लस डेल एक्स कर दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कीजिए, इक्वेशन 1 आपका यहाँ पर है, इक्वेशन 2 यहाँ पर है, दोनों को माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा, y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला है, वो फिलहाल तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ, इसको प्रूफ करूंगा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है, अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे थोड़ा डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पे इसको तोड़ने की कोशिश करें, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस डेल एक्स प्लस कॉस ए इंटू साइन डेल एक्स माइनस साइन एक्स, ओके। तो साइन एक्स मेरा कॉमन हो गया, साइन एक्स कॉमन हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स इधर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स बाहर ले लिया तो क्या हो गया, कॉस डेल एक्स माइनस 1 प्लस
cos x into sin del x, ओके, इक्वल टू del y। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको del x से डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर दिया हमने, तो sin x cos del x minus 1 by del x plus cos x sin del x by del x, ठीक है, ले लिया ऐसा। आगे कर इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, अभी एक चीज थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, मैं एक और ड्रॉ करता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। तो एक चीज समझिए, ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है 1। अगर मैं यहां से यहां पहुंच जाऊं, ये एंगल हो थीटा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये मान लीजिए O है, ये P है, ये M है, तो PM इक्वल टू क्या, ये मान लीजिए R, तो PM इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 1 है, तो PM इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। ये मान लीजिए आर्क है मेरा Q, तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, PQ की वैल्यू हो जाएगी आर्क इक्वल टू हो जाएगा S इक्वल टू R थीटा, मतलब R इंटू थीटा, पढ़ा है ना हमने। आर्क की वैल्यू ये R1 है, तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। अगर थीटा बहुत स्मॉल हो, मान लीजिए थीटा इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल हो, टेंस टू 0 हो, इफ थीटा टेंस टू 0, तो थीटा टेंस टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ये P पॉइंट कहाँ आ जाएगा, P पॉइंट विल बी अप्रोचिंग टू Q, मतलब थीटा टेंस टू अप्रोचेस टू 0, तो P एंड Q कोइंसाइड करेगा, ऑलमोस्ट करेगा कि नहीं। अगर थीटा टेंस टू 0 हो जाए तो P एंड Q कोइंसाइड कर जाएगा, तो P एंड Q अगर कोइंसाइड कर जाएगा तो PM की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू PQ की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा, तो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। कब, जब थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 होता है, तो ये आप याद रखें, साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह बाकी को भी हम प्रूफ करेंगे, लेकिन फिलहाल ये चूंकि जरूरत है यहाँ पे, इसलिए मैंने प्रूफ करके दिखाया, लिमिट मैंने आपको समझा रखा था, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखिए इसको इरेज करना, ये काइंडली सबको नोट करते जाए, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए डेल वाई बाई डेल एक्स, बट इफ लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, तो डेल वाई बाई डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, तो जहां जहां डेल एक्स है वहां हम 0 पुट कर रहे हैं, तो साइन एक्स कॉस डेल एक्स 0 पुट कर दे, कॉस डेल एक्स 0 हो गया 1, 1 माइनस 1 खत्म, ओके, 1 माइनस 1 खत्म हो गया ये वाला, प्लस ये पूरा 0 ही हो गया, प्लस ये cos x, ये वाला क्वांटिटी तो 0 हो गया, cos x इंटू ये हो गया 1, तो यहाँ पर आ गया, ये तो 0 हो गया, ये cos x, तो ये हो गया dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल टू आ गया cos x। अब क्या बोला है, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे अगर जोड़िए तो क्या होगा, cos 0 क्या होता है 0, cos 90 क्या होता है 0, जो कि हमने बताया था कि साइन का अगर मान लीजिए पाई बाई 2 पे कोई स्लोप निकालने बोलेगा, तो यहाँ तो स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है, 0 आएगा। तो इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के भी आपको ये याद करने पड़ेंगे डेरिवेटिव रूल्स। अब मैं डेरिवेटिव रूल्स को शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डेरिवेटिव कैसे निकलता है आपको मैंने बता दिया, y में एक छोटा क्वांटिटी ऐड करते हैं, x में एक छोटा क्वांटिटी ऐड करते हैं उसके हिसाब से, लेकिन ये धीरे धीरे क्या है कि इस तरह का कैलकुलेशंस अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे
तो इट विल नॉट बी इजी टू सॉल्व द मैनी काइंड ऑफ फंक्शंस लाइक इनवर्स फंक्शंस है, उनमें लगाना, सभी जगह में लगाना बहुत आसान नहीं पड़ता है, लेकिन आप लगा सकते हैं। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो यही है, यही कहती है। ओके, तो देखिए डेरिवेटिव रूल्स क्या क्या हैं वो आप जान लीजिए। तो डेरिवेटिव रूल ये कहता है, पहला तो हमने इसे बताया पावर रूल। पावर रूल क्या बताया कि अगर y इक्वल टू एक्स के पावर n है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन को ऐसे दिखाते हैं एफ डैश एक्स, ये मतलब यही हुआ। ठीक है, दिस इज इंप्लाइड बाय दिस एन एक्स एन माइनस वन, ये पावर रूल हो गया। दूसरा सम रूल, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू दो फंक्शन है u एंड v, और अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, पहले आप u को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर v को डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों को ऐड कर दें तो हो जाएगा। ठीक है, तीसरा मैं बताता हूं, जैसे प्रोडक्ट रूल। मान लीजिए एफ एक्स है, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, मान लीजिए u v का मल्टीप्लिकेशन है, आपको एफ डैश एक्स निकालने बोला गया है डिफरेंशिएशन, तो क्या करना पड़ेगा, u को छोड़िए, v का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर आप v को लीजिए प्लस u का डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है, फोर्थ है क्वोशिएंट रूल। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू जो है u बाई वी है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या है कि अगर इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, पहले v को ऊपर लेके जाएंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर u को अलग करेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिवाइड बाई v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए कि अब चलिए इसका अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है तो मैं इनका थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू पावर रूल 2x 2 माइनस 1 2x। ठीक है, फिर मैंने बोला सम रूल, तो y इक्वल टू मान लीजिए एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी एक्स, क्या बोला, दोनों को अलग अलग आप डिफरेंशिएट करें, तो इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर मैंने चौथा बोला प्रोडक्ट रूल, मान लीजिए y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो इसको करना है डिवाइड बाई डी एक्स। एक्स को पहले क्या करें, क्या बोल रहे हैं, पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, साइन एक्स को कीजिए, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, फिर साइन एक्स को हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर कीजिए 2x। ठीक है, फिर मान लीजिए कि y इक्वल टू फंक्शन है, मान लीजिए कि x बाई मान लीजिए 1 बाई एक्स, छोड़िए हटाइए, y 1 बाई एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। क्वोशिएंट रूल के हिसाब से क्या होगा, पहले x को लेके जाएंगे ऊपर, 1 का करेंगे, 1 तो की कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस फिर 1 को निकालेंगे, x का करेंगे, x का क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया ओवरऑल -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आपको बाकी फंक्शंस के भी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के भी फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देता हूँ, अगर आप चाहें तो अपने एंड पे इसको प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं अपने चैप्टर्स को सम अप करेंगे। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने, cos x। ठीक है, y इक्वल टू cos x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैलकुलेट करके देखेंगे, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वही रिजल्ट वही आएगा, लेकिन मैं एक्चुअली उसके लिए कुछ सपोर्टिंग चीज चाहिए तो प्रूफ करने के लिए थोड़ा वक्त लग जाएगा। y इक्वल टू अगर मान लीजिए 10x है, तो 10x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको हम ऐसे लिखता हूँ डू, तो इसका अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, अगर y इक्वल टू cot x है तो इसका हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x।
अगर y इक्वल टू मान लीजिए सेक एक्स है तो इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू एन एक्स। ओके, तो इसी तरह का फंक्शंस की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मान लीजिए y इक्वल टू अगर एक्सपोनेंशियल आता है ई एक्स तो इसका जस्ट ई एक्स होगा। अगर log x आता है तो इसका वैल्यू 1/x होगा। अगर मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट के पावर x आता है तो इसका वैल्यू होगा ax log a। तो ये आप याद कर लें, नहीं तो चाहे तो आप प्रूव भी कर सकते हैं सेम तरीके से। थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो कि थोड़ा सा आपको शायद अनईजी कर सकती है। ठीक है, अब इसको हम वापस से सम अप करते हैं कि आज हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा, डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, डेरिवेटिव्स कैसे में क्या फायदा होता है। ठीक है, फिर हम उस प्रॉब्लम को विजिट करेंगे। उस प्रॉब्लम में बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहां पे अलग अलग तरह की चीजें निकालनी है, तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम जो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है उसको एड्रेस करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा क्या कि जब हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, डिफरेंशिएशन जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट। फिर हमने पढ़ा कि डेल एक्स कितना स्मॉल है, हाउ मच स्मॉल। इसका इतना स्मॉल है कोई भी क्वांटिटी की ओरिजिनल क्वांटिटी में जोड़ने से या माइनस करने से ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं आए, ओरिजिनल नो चेंज ऑन ऐड और सब्सट्रैक्ट। ठीक है, फिर मैं बताया लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट जब मैं बोलता हूं डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि डेल एक्स अप्रोचेस टू zero. It's not zero equal to zero, but it's approaches to zero. So we may take zero. Okay. So जब भी आपको इस तरह का स्लोप रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, आप बिल्कुल उसको डिफरेंशिएट कर दें तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। आप देखिए इसमें फायदा क्या होगा, फिजिक्स में कहाँ फायदा होगा, वहां हम आते हैं। अभी तक हमने जितना भी कर्व पढ़ा था y और x के बीच में कर्व पढ़ा था ना। अब थोड़ा सा कर्व को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम का कर्व है। किसका कर्व है? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का। मान लीजिए ये कर्व है, ओके, और यहाँ पे ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये जो टेंजेंट होगा, ये जो थीटा होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी dx बाई dt। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो xt ग्राफ का स्लोप, xt ग्राफ स्लोप गिव्स व्हाट? गिव्स वेलोसिटी। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलेगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि अभी तक हमने y और x किया, इसलिए dy बाई dx कर रहे हैं। अभी मान लीजिए x की y की तरफ मैंने x ले लिया डिस्प्लेसमेंट और x कोऑर्डिनेट में टाइम ले लिया, तो मेरा जो ये डिफरेंशिएशन होगा वो dx बाई dt होगा। ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए यही कर्व अगर ये v या t का है, इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है, और मान लीजिए यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो इस टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा? इस टेंजेंट का वैल्यू होगा dv बाई dt। इस टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा? इस टेंजेंट का वैल्यू होगा dv बाई dt। तो dv बाई dt इज व्हाट? स्लोप ऑफ vt ग्राफ। ओके, तो इस तरह के ग्राफ से क्या फायदा होगा, क्या नहीं फायदा होगा, ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे। ठीक है, इस तरह का ग्राफ में क्या फायदा होगा, नहीं फायदा होगा, आने वाले टाइम में देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है हम यही कोशिश करेंगे कि जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि जो भी कर्व हो, व्हाटएवर कर्व इज गिवन टू यू, जब भी उस
उसका कर्व का हम अगर स्लोप निकालना चाहते हैं तो उस कर्व का हमको इन शॉर्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। डेरिवेटिव अगर आप निकाल दें तो आपका स्लोप निकल जाएगा। क्लियर? सो इसी के साथ हम वापस उस प्रॉब्लम पे चलते हैं जिस प्रॉब्लम से हम लोग वापस आए थे। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर वापस से सेम प्रॉब्लम में। तो हम बाकी फिलहाल ए बी सी को हम फिलहाल एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम सीधे डी को एड्रेस कर रहे हैं। जब हम ए बी सी को एड्रेस करेंगे तो बेसिकली मोशन इन वन डायमेंशन के बाद हम एड्रेस करना चालू करेंगे। फिलहाल जो हमारा इक्वेशन है, सॉरी, फिलहाल जो हमारा इक्वेशन है वो इक्वेशन है x इक्वल टू 20 प्लस 5t²। मेरे से बोल रहा है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, राइट? तो देखिए अभी आपको मैंने बताया था अपने इसमें कि अगर x और t का ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, कुछ भी ग्राफ हो, ठीक है, और इसका अगर हम टेंजेंट निकालें, ये टेंजेंट मान लिया हमने ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट है, तो ये जो स्लोप होगा, तो माना स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी देता है। और स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं डेरिवेटिव से, तो dx बाई dt करना पड़ेगा। तो अब x dx बाई dt यहाँ पे कीजिए, तो dx बाई dt इक्वल टू हो गया, ये देखिए ये क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 प्लस 5 सम रूल लगा रहे हैं, t स्क्वायर है तो माने फिर पावर रूल लगेगा, इसको लिख सकते हैं 2t 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10t इक्वल टू dx बाई dt। अब आपको टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, पहला टाइम बोला है 1 सेकंड में निकालिए, तो 1 सेकंड में अगर इसको पुट करें तो dx बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। फिर क्या बोला है? t इक्वल टू 2 सेकंड में निकालिए, तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा dx बाई dt? 20 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा एट t इक्वल टू 1, एट t इक्वल टू 2। तो ये फायदा है हमें डिफरेंशिएशन पढ़ने का फिजिक्स में। आप याद रखें, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी बड़े चीज को छोटे चीज में तोड़ना। सेकंड, अगर कोई भी कर्व आपको दिया हुआ है तो किसी भी कर्व में अगर आपको स्लोप निकालना चाहते हैं तो बेसिकली उस कर्व का स्लोप निकालने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट जो ड्रॉ होगा, टेंजेंट कुछ नहीं होता है बल्कि टेंजेंट का जो स्लोप होगा उस कर्व का स्लोप होता है एट पर्टिकुलर पॉइंट या कोऑर्डिनेट। वो कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर टाइम कोऑर्डिनेट है, कहीं एक्स कोऑर्डिनेट था, कहीं और जैसा फंक्शन दिया रहा है, ठीक है। और डेरिवेटिव निकालने के लिए वो डेरिवेटिव रूल्स आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये डिफरेंशिएशन का ये चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। और भी एक सेशन हम शायद हो सकता है पॉसिबल और भी ले, कुछ और भी अगर क्वेरीज रहेगी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है, अदरवाइज फिर ये काफी लेंदी होने की वजह से थोड़ा सा कंसंट्रेशन में भी कमी होने लगती है। सो दिस इज अस, if you have any question you can ask us at mail given the description or comment. Okay, you can also post your queries over there, and apart from that we also run a Zoom session to facilitate our students. The session link for Zoom session always we share in the Telegram channel, so you may join the Telegram channel as well. This is the Physics Unveiled, the YouTube channel page of Physics Unveiled. So you can subscribe us, press the bell icon so that you can get instant notification. At the same time, I urge you, I request you to like, share, and comment to our channels and its videos so that our reaches should increase to the masses. At the same time, I urge you again to share with your batchmates so that they also get benefited. So with this, I am just finishing this session of differentiation mathematical tools part 3. And next we'll be taking up maybe some of the problems from differentiation, or we will start integration depending on the kind of doubts that it will raise to us. So thank you, have a great day, and we'll see in our next video.